प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मार्च लो से सेंसेक्स का परफॉर्मेंस देखें या फिर निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें बेंचमार्क का, तो 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। और अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसेस को देखेंगे तो वहाँ तो रिटर्न्स और भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर क्यों जा रहा है और आने वाले समय में हम स्टॉक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ये इसी तरह से ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे भी आ सकता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स इतनी तेज़ी से ऊपर जा क्यों रहा है, और उसमें भी सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि आज ये ऊपर क्यों जा रहा है। तो देखिए, यूएस का इन्फ्लेशन फिगर आया है। पिछली बार जो फिगर आया था इन्फ्लेशन का, वहाँ पे उनका 4% के आसपास का इन्फ्लेशन था, उससे थोड़ा ज़्यादा। जो लेटेस्ट फिगर आया है वहाँ पे उनका इन्फ्लेशन 3% से भी नीचे हो गया है, 2.97%। और फेड रिजर्व चाहता है कि इन्फ्लेशन को 2% के आसपास लाया जा सके, वही उनका टारगेट फिगर है। तो अब काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही ये 2% का टारगेट फेड रिज़र्व अचीव कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ओवरऑल मार्केट का, क्योंकि अगर ये इन्फ्लेशन इसी तेज़ी से कम होता गया तो चांसेस यही हैं कि यहाँ से फेड रिज़र्व रेट हाइक ज़्यादा नहीं करेगा। देखिए, पहले तो लग रहा था कि रेट हाइक 2 रेट हाइक होगा। हमने भी इसे कई बार डिस्कस किया हुआ है। एक तो जुलाई में ही होने वाला है, दैट इज़ इस मंथ में, और एक सितंबर में। लेकिन अगर इन्फ्लेशन इतना कम हुआ तो लगता है जुलाई में तो शायद रेट हाइक, एक रेट हाइक हो। लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ भी इन्फ्लेशन और कम हो के 2% के आसपास आ जाता है तो शायद रेट हाइक नहीं हो। लेकिन हाँ, एक रेट हाइक तो बिल्कुल लगता है, और एट मैक्स 2 रेट हाइक अभी तक लगता है। तो ओवरऑल एटलीस्ट ये जो इन्फ्लेशन गिर रहा है यूएस में, वो एटलीस्ट ये एक श्योरिटी दे रहा है मार्केट को कि देखिए, जो भी रेट हाइक होने वाला था ज़्यादातर हो चुका है। यहाँ से अगर होता भी है तो ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हमें ये समझना है कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट यहाँ से सिर्फ 1 या 2 बढ़ता है और उनका इन्फ्लेशन 2% के आसपास आ जाता है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट एक्शन होगा फेड का, वो होगा रेट कट्स। ऑफकोर्स रेट कट इस साल तो मैंने जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है, नहीं लगता है कि होगा। हाँ, अगर कोई एडवर्स कंडीशंस हो जाए वो अलग बात है, बट अभी तक जो चल रहा है उसे देखकर नहीं लगता है कि इस साल रेट कट होगा। बट हाँ, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल लगता है कि रेट कट होगा। और जब भी रेट कट होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगा, जो कि स्टॉक मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नाउ अब हम ये जान लेते हैं कि ये मार्च लो से ये जो 15% प्लस का रिटर्न आया है, ये रिटर्न क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो उसके लिए आपको FIIs और DIIs का फिगर देखना होगा। दैट इज़ ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंडियन इक्विटी मार्केट्स में पैसा कितना आया है, और जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका इक्विटी मार्केट में पैसा कितना आया है। इस फिगर को अगर आप देखेंगे उससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स रीसेंट टाइम्स में इतने तेज़ी से ऊपर क्यों जा रहा है। तो ये फिगर मेरे सामने है। तो अगर आप दिसंबर 2022 का फिगर देखें, मैं नेट परचेज और सेल की बात कर रहा हूँ, FIIs और DIIs का। तो FIIs का दिसंबर 2022 में नेट परचेज और सेल रहा है -14,000 करोड़ का, जबकि DIIs दैट इज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था अबाउट 24,000 करोड़। तो यहाँ पर DIIs का इन्वेस्टमेंट था, FIIs का इन्वेस्टमेंट नहीं था, नेगेटिव था। दैट इज़ वो बेच रहे थे दिसंबर में। जैन में अगर आप देखें तो अगेन FIIs ने अबाउट 41,000 करोड़ का बेचा था इंडियन स्टॉक्स को, जबकि DIIs ने अबाउट 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। फरवरी में अगेन 11,000 करोड़ का सेल हुआ था FIIs के तरफ से, जबकि इंडियन इक्विटीज़ में DIIs ने अबाउट 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। और अगर आप मार्च देखें तो यहाँ से पॉजिटिव शुरू हुआ है। तो यहाँ FIIs ने मार्च में अबाउट 2,000 करोड़ का ख़रीदारी किया था। FIIs के साथ साथ इंडियन DIIs ने भी अबाउट 30,000 करोड़ का ख़रीदारी किया था मार्च में। उसके बाद अप्रैल में देखें तो FIIs ने अबाउट 5,700 करोड़ का ख़रीदारी किया, और DIIs का अबाउट 2,200 करोड़ का ख़रीदारी रहा, ज़्यादा नहीं था यहाँ पे। मई में देखिए, यहाँ पे FIIs ने 27,800 करोड़ के आसपास का ख़रीदारी किया है, और यहाँ पे DIIs ने
3300 के आसपास सेल किया था मार्केट को। और बेस्ट कब आया? बेस्ट आया है जून में। जून में FIIs का खरीदारी 27,000 करोड़ से भी ज़्यादा रहा है, और साथ ही DIIs का खरीदारी भी अबाउट 4,400 करोड़ के पास आया है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए पहले क्या हो रहा था कि मार्केट, ऐसा नहीं कि इंडियन इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, लाइक लास्ट ईयर अगर आप देखिए US मार्केट्स बहुत गिरा था, इंडियन मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा था। उसका बड़ा रीज़न क्या था कि DIIs दैट इज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इन्वेस्टमेंट था, तो जिसके कारण मार्केट होल्ड ऑन किया हुआ था, ऊपर नहीं जा रहा था लेकिन ज़्यादा गिर भी नहीं रहा था। तो मोस्टली वो टाइम करेक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे जब FIIs का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ तब जाकर मार्केट जूम करने लगा। तो यहाँ पे जो भी मार्केट ऊपर जा रहा है उसका जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है वो रहा है FIIs का इन्फ्लोज लास्ट फ्यू मंथ्स में। सो नाउ हम ये जान लेते हैं कि DIIs का तो अच्छा खासा इंडिया में इन्वेस्टमेंट रहा ही है, क्योंकि उन्हें तो इन्वेस्टमेंट करना ही है, मतलब ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में रह रहा है वो इंडिया में ही नेचुरली करेगा। लेकिन हाँ, ये FIIs का इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा क्यों आने लगा? देखिए FIIs का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो पहले तो FIIs हमेशा से ही इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गया था। उसका एक बड़ा रीज़न था कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का जो वैल्यूएशन था वो ज़्यादा हो गया था, और रिलेटिवली जो दूसरे मार्केट्स थे वहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गया था। लाइक चाइना काफ़ी बड़ा मार्केट है, उनका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया था, प्लस वहाँ पे लग रहा था कि देखिए वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, और प्लस कोविड जब कम होगा तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, जिसके कारण एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो इसके कारण ज़्यादातर पैसा चाइनीज़ मार्केट में जा रहा था, इंडियन मार्केट से भी कुछ पैसा उठकर वहाँ जा रहा था। लेकिन चाइना में जैसा सोचा गया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे अगर आप रिकवरी देखें तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिकवरी नहीं है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट फिगर उनका एक्सपोर्ट का आया है, एक्सपोर्ट कम हुआ है वहाँ का, जबकि आपको पता है जो ग्रोथ इंजन है वहाँ का वो है एक्सपोर्ट्स। चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, तो उसके कारण ये पूरा मतलब इतना बड़ा जो इकोनॉमी चाइना बना है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे चाइना में जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था वो हो नहीं रहा, तो इसके कारण जो, ऐसा नहीं कि चाइना में पैसा नहीं जा रहा, अभी भी जा रहा है, लेकिन एक अच्छा खासा एलोकेशन इंडियन मार्केट्स में भी आ रहा है, और प्लस इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन भी मार्च तक अच्छा खासा हो गया था। जो ओवर वैल्यूड हम हुआ करते थे वो नहीं था। तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहा था जिसके कारण FIIs का पैसा इंडियन मार्केट्स में आने लगा। अब यहाँ पे ये भी है कि भाई इंडिया ही तो सिर्फ एकमात्र मार्केट नहीं है, दूसरे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पैसा क्यों नहीं गया, इंडिया में क्यों चला आया? तो देखिए उसके कुछ रीज़न्स हैं। अगर आप ग्रोथ रेट देखें इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी का, तो मेजर जितने भी इकोनॉमीज़ हैं उसमें सबसे अच्छा ग्रोथ रेट इंडिया का ही है। लाइक लास्ट फाइनेंशियल ईयर 7.2% का, जो कि पूरा वर्ल्ड जब बिल्कुल प्रॉब्लम में है उस समय 7.2% का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा माना जाए, क्योंकि सभी कुछ रिलेटिव है। यही अगर वर्ल्ड अच्छा अगर ग्रोथ रहता वर्ल्ड में ना, तो फिर इंडिया 9-10% से ग्रो करता, बट वर्ल्ड का प्रॉब्लम चल रहा है इसीलिए इंडिया 7% के लगभग ग्रो किया। इस साल भी लग रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अबाउट RBI का अगर आप फिगर देखें तो अबाउट 6.5% का हम GDP ग्रोथ रहेगा इंडिया में, जो कि अगेन अगर आप दूसरे बड़े इकोनॉमीज़ के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा है। इंडियन इकोनॉमी को देखें तो GDP ग्रोथ रेट के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है। इनफैक्ट ये जो GDP ग्रोथ रेट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो देखिए इंडिया में जो टेक है, आपको पता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी सेक्टर का ही होगा, और दैट इज़ सर्विसेज सेक्टर। पहले था एग्रीकल्चर, उसके बाद था मैन्युफैक्चरिंग, और अब है सर्विसेज सेक्टर। तो जो भी टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा वो आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से आगे जाएगा, और इंडिया में टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी अच्छा है, और आने वाले समय में और भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप स्टार्टअप्स देखें इंडिया में तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं, और यही स्टार्टअप्स कुछ साल के बाद इसमें से कुछ स्टार्टअप्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज़ होंगी। ऑफ कोर्स कुछ साल के बाद, अभी नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है। US में भी ऐसा ही हुआ था, दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ऐसा देखा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि इंडिया में स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थ्रू आउट अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में हम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अभी तक नहीं कर पाए हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें कि कहीं भी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप कर जाता है तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट काफ़ी मिलता है। बट हाँ, मोस्टली रिसेंट टाइम्स में इंडिया में जो भी हो रहा है उसे देख कर लग रहा है कि ये प्रॉब्लम भी आने वाले समय में मोस्टली काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी हद तक डेवलप कर रहा है। इसका आपको सब एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है चाइना। अगेन
क्योंकि ये जो रसिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम चला, उसके बाद जिस तरह से चाइना का सपोर्ट गया रसिया के लिए, तो वहाँ पे ओवरऑल जो भी वहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्हें डर लग रहा है कि अगर चाइना, आपको पता है कितना ज़्यादा एग्रेशन है, कभी भी अटैक कर सकता है, वॉर कर सकता है। तो अगर चाइना ने कुछ इस तरह का स्टार्ट किया तो जिसका भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से वो मैन्युफैक्चर करके दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करें, वो सभी कुछ में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए अब काफ़ी हद तक ये जो कंपनी जिन्होंने वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि भाई चाइना के अलावा भी कुछ और रखें, ताकि अगर चाइना के साथ प्रॉब्लम हुआ तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस ना बंद हो जाए। और वहाँ पे इंडिया एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आ रहा है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, एजुकेटेड उन्हें यहाँ पे वर्क फोर्स भी मिल रहा है, और जो लेबर चार्जेस है रिलेटिवली यहाँ पे अभी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में मोर और लेस डेवलप कर रहा है। इंडिया के साथ एक और बड़ा पॉजिटिव है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो अगर चाइना कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मोस्टली इंडिया चाइना के साथ नहीं जाएगा। तो इसके कारण भी जो वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ हैं उनको एक कंफर्ट मिलता है कि चाइना के अलावा अगर कहीं उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो सकता है। और साथ ही इंडिया एक बहुत बड़ा इकनॉमी है, मिलिट्री पावर में भी ऐसा नहीं कि इंडिया वीक है, बहुत स्ट्रांग है। तो काफ़ी हद तक इंडिया चाइना से कम्पीट कर सकता है। और साथ ही इंडिया के साथ जो सबसे बड़ा हेडेक रहा है थ्रू आउट, वो रहा है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट्स। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब भी डाउन रहेंगे तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी भी काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस अंडर कंट्रोल हैं। हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 600 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। नाउ अब हम ये जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्या इसी तरह से ऊपर जाता जाएगा या फिर ये नीचे भी आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रख लें कि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। कभी भी ये ऊपर जा सकता है, कभी भी ये नीचे भी आ सकता है। तो ये 3, 4, 5% का गिरावट कभी भी हो सकता है। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी कितना भी अच्छा कर रहा हो, इंडियन इकोनॉमी कितना भी अच्छा कर रहा हो, अगर छोटा मोटा भी प्रॉब्लम कहीं आया तो ये जो 3, 4, 5% का गिरावट है कभी भी हो सकता है। तो एज अ इन्वेस्टर इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। हाँ, यहाँ से ऐसा नहीं लगता है कोई बड़ा गिरावट आएगा। जो फिलहाल जो भी चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसे देखकर नहीं लगता है कि वो ना 10%, 15%, 20% इस तरह का गिरावट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 3, 4, 5% का तो कभी भी आ सकता है, और उसे कोई बड़ा गिरावट नहीं बोलेंगे। वो स्टॉक मार्केट्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन तो ऑफकोर्स ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो निफ्टी का अगर आप पी देखें, 12 मंथ का ट्रेलिंग पी, तो 24 के आसपास चला गया है। ऑफ कोर्स ये बढ़ रहा है। और मार्केट कैप टू जीडीपी अगर आप सेंसेक्स का देखें तो ये भी 96% से ऊपर चला गया है। तो यस, ये जो ओवर स्ट्रेस, जो फेयरली वैल्यूड का ओवर स्ट्रेच्ड पार्ट है ना, बिल्कुल लास्ट पार्ट वहाँ पे हम जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि अभी हम कोई ओवर वैल्यूड हो गए। हाँ, जब निफ्टी 25 से भी ऊपर जाने लगेगा तो वो ओवर वैल्यूड जोन स्टार्ट हो जाएगा। बट हाँ, अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, बट हाँ पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि वो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्रेलिंग पी की डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि पास्ट में हो चुका है। अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखें, वो ऑफकोर्स वो एस्टिमेट होगा, तो वो अबाउट 20 के आसपास है, या फिर 21 के आसपास आप बोल सकते हैं, 21 के आसपास। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म एवरेज से तो ये ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि मार्च लोज से तो हमने डिस्कस किया कि 15% से भी ज़्यादा मार्केट ऊपर गया है। लेकिन आप YTD देखें, दैट इज़ जैन से अगर आप डेटा देखें इंडियन स्टॉक मार्केट्स का, तो मार्केट्स 8% के आसपास ही ऊपर गए हैं, 10% भी नहीं ऊपर गया है। जबकि रिलेटिवली अगर आप दूसरे मार्केट्स को देखें, लाइक यूएस, वहाँ पे नैस्डैक 33% से ऊपर गया है। जापान का भी अगर आप मार्केट देखें तो ऑलमोस्ट 24% से ऊपर गया है। इवन जर्मनी, जिसका इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, वहाँ भी मार्केट अबाउट 15% से ऊपर गया है। तो अगर आप YTD देखें तो ऐसा नहीं कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अभी तक जो भी डिटेल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, उससे देखकर यही लगता है कि इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा है। जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, मोस्टली वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से ही आ सकता है। अगर वहाँ पे किसी तरह का शॉक आता है, वो प्रॉब्लम आ सकता है। बट हाँ, देखिए, अगर आपका इकोनॉमी अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में आप हमेशा ही अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हेयर एंड देयर हिकअप्स बिल्कुल आ सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बहुत बताया। 3, 4, 5% का करेक्शन कोई बड़ी गिरावट नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो उस तरह के
इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए बिल्कुल लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में हमारे लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा कल का, दैट इज सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।